हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड ब्लॉग जो कि लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का है, उसका सेकंड ब्लॉग का सेकंड यूनिट का हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको 3 वीडियोस में कवर अप किया है। इस वीडियो में हम मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड में पढ़ेंगे, जो कि 6 to 11 ईयर्स का टाइम है। इसमें क्या है, वैसे तो पियाजे का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी आती है सब, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस स्टेज के बच्चे के लिए पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट पे भी अपने व्यूज़ दिए हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि 6 और 7 ईयर्स का जो बच्चा होता है, इस स्टेज में उसकी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज कही है, जिसकी बच्चा जो रियल लाइफ के रियल जो फैक्ट्स होते हैं उनकी उसको नॉलेज आनी शुरू हो जाती है। ही कॉल्ड इट हिट्रोनोमस मोरालिटी और मोरल रियलिज्म। इसका मतलब क्या है कि बच्चे क्या समझते हैं, हिट्रोनोमस मीन्स अंडर एंड आउटसाइड अथॉरिटी। जो रूल्स हैं वो किसी बाहर से किसी और ने बनाया है, कोई और अथॉरिटी है जिसने रूल बनाए हैं, और हमें सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करना है, ओबे करना है। जो उन रूल को तोड़ेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। In this stage, rules are regarded as unchangeable, absolute, and imposed by an external authority. Egocentrism of younger children encourages them to adhere in 3 beliefs. Egocentrism था ना इसमें कि छोटा बच्चा होता है जो है 2 to 6 ईयर्स का, उसमें उसकी जो ईगोसेंट्रिज्म होता है वो अलग होता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है 6 to 11 में, तो उसका न्यू ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है, जिसमें वो औरों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। उसी में इसमें क्या है कि इन यंग चिल्ड्रन का इसने कहा इमिनेंट जस्टिस, रॉन्ग डूइंग इनवेरिएबली लीड्स टू पनिशमेंट, कि अगर कोई गलत करेगा तो उसका पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जो रूल्स को ब्रेक करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है कि young school children believe in the absolutism of moral perspective. They believe that there is only one correct moral conclusion per circumstance, कि जो किसी भी जो उन्होंने किया है उससे कंसिक्वेंसेस गलत है तो वो गलत है। अगर मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के अंदर, उनके ये मानते थे कि हमने जो किया उससे जो हमने किया है, अगर उसके रिजल्ट गलत है तो वो चीज़ गलत है। स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी और मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, इसमें क्या है, एक न्यू स्टेज इज अचीव्ड अराउंड जब ये एज खत्म होने वाली होती है, 11 ईयर्स पे खत्म होती है ना, तो अराउंड द एज ऑफ 10 एज चिल्ड्रन बिकम लेस इकोसेंट्रिक बाय एज 9 और 10। इसमें क्या है कि वो उनको ये मालूम हो जाता है जब वो इस स्टेज तक पहुंचते हैं 9 और 10 साल की उम्र में, जबकि मिडिल चाइल्डहुड जो होती है वो एज खत्म होने वाली होती है। अब उनको ये मालूम हो जाता है जो रूल है वो इतने भी फिक्स नहीं है, उनको हम चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल डिसीजन। हम जब चाहें उनको अपने, हमारा खुद का पर्सनल डिसीजन होता है कि हम रूल को चेंज करें या नहीं करें। फिर है कि मोरल, मतलब कहने का मतलब है कि जो रूल्स हैं अब तक जो था ये था कि रूल फिक्स्ड है, किसी और ने बनाया, एक्सटर्नल अथॉरिटी ने बनाया है, जिनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो ये एज स्टेज खत्म होती है तो बच्चों को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रूल इतने फिक्स्ड है, तो ये है कि रूल आर नॉट फिक्स्ड, वी कैन चेंज देम अकॉर्डिंग टू आवर मेंटल अंडरस्टैंडिंग। Moral authority of adults is replaced in part by morality based on the cooperation and mutual understanding, बल्कि अपनी cooperation के बेस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका उसका जो है कॉग्निशन से रिलेटेड जो था पियाजे का। पियाजे ने भी जो है मोरल डेवलपमेंट के ऊपर जो अपने आइडियाज़ दिए। अब हम बात करेंगे कॉलबर्ग। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलबर्ग ने ही मोरल डेवलपमेंट पे बेसिकली काम किया है मेन। इन्होंने क्या कहा है कि कैसे बच्चे के जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक एग्जांपल में दिया है। जैसे इन्होंने ये एक एग्जांपल है, जैसे इससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने भी पढ़ा कि बच्चा जो है छोटा, वो तो समझता है कि रूल फिक्स्ड है और कोई उसका जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और वो ईगोसेंट्रिक होता है। अब इसमें क्या है कि जो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सोच कैसे चेंज होती है, उसके बारे में कैसे उसकी मोरल वैल्यू आती है उसके अंदर, कैसे उसको लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। इन यूरोप ए वुमेन वॉज नियर डेथ फ्रॉम ए स्पेशल काइंड ऑफ कैंसर। एक वुमेन थी जो कि उसको स्पेशल टाइप का जो कैंसर था। अब क्या कि देयर वॉज वन ड्रग दैट डॉक्टर्स थॉट माइट सेव हर, कि एक ऐसी ड्रग है जो कि डॉक्टर ने कहा कि उसको वो उससे बच सकती है। इट वॉज ए फॉर्म ऑफ रेडियम दैट ए ड्रगिस्ट इन द सेम टाउन हैड रिसेंटली डिस्कवर्ड।
उसी टाउन का जो एक ड्रगिस्ट था, केमिस्ट था, जो कि मेडिसिन को दे रहा था। तो कहते उन्होंने क्या किया, उनको रिसेंटली डिस्कवर की थी प्रॉब्लम क्या थी। तो जो ड्रग वाज सो एक्सपेंसिव टू मेक, द ड्रगिस्ट वाज चार्जिंग 10 टाइम्स व्हाट द ड्रग कॉस्ट हिम टू मेक। जो उसकी लागत थी, जो उसकी कॉस्ट थी, वो ओनली $200 थी, जबकि फॉर द रेडियम, और जबकि वो 10 टाइम्स डबल वो उसके चार्जेस कर 10 टाइम्स यानी $2000 वो फॉर ए स्मॉल डोज ऑफ द ड्रग। अब जो कि सिक वुमेन्स थी, उसका हस्बैंड था हाइंस। हाइंस जो था वेंट टू एवरीवन, ही न्यू टू बोरो द मनी। वो हर एक के पास गया है कि किसी तरह से उसकी वाइफ बच जाए और उसको $2000 जो है मिल जाए, बट ही कुड ओनली गेट टुगेदर अबाउट $1000 यानी हाफ प्राइस। $200 की उसकी कॉस्ट थी, जिसपे जो उसकी जो कॉस्ट आई थी, लेकिन वो 10 टाइम्स करके बेच रहा था, ये $2000 में वो बेच रहा था। लेकिन हाइंस ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए जो इतने एफर्ट्स किए, वो उसके बावजूद भी वो ओनली $1000 ही अपने पास वो अर्न कर पाया, विच वॉज हाफ ऑफ वट इट कॉस्ट। He told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper or let him pay later. उसने रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि उसकी वाइफ मर रही है तो उसके लिए उसको सस्ता दे दे या वो बाद में पे कर देगा। लेकिन ड्रगिस्ट ने क्या कहा, नो, आई डिस्कवर द ड्रग एंड आई एम गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। कि नहीं, मैंने ये ड्रग को खुद उसको वो किए, इन्वेंट किया, तो मुझे पैसे बनाने हैं। ऐसे में क्या हुआ, हाइंस गॉट डेस्परेट, वो उदास हो गया, निराश हो गया, एंड कंसिडर ब्रेकिंग इन टू द मैन स्टोर टू स्टील द ड्रग फॉर हिज वाइफ। उसने क्या किया, उसका जो स्टोर था ड्रगिस्ट का, वो तोड़ दिया और अपनी वाइफ के लिए उसने क्या किया, जो दवाई थी, ड्रग थी, वो चोरी कर ली। अब क्या था, शुड हाइंस स्टील द रेडियम। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या उसने ले लिया, चुरा लिया। अब ये क्या है कि अब उसके बाद और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉलबर्न ने क्या किया कि बच्चों में एक तो प्री स्कूल के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, एक जो थे मिडल वाले थे और उसके बाद वाले थे। क्योंकि हम मिडल को कर रहे हैं तो हम कन्वेंशनल लेवल के बारे में फोकस करेंगे। मेनली जो है इन्होंने, इनकी जो थ्योरी है वो उसमें इन्होंने क्या देखा कि कैसे कैसे जो है चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे जो बच्चे होते हैं उनके ओपिनियन है, उनकी मोरल वैल्यूज चेंज होती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि प्री कन्वेंशनल लेवल में उनके जो क्वेश्चन क्या थे कि शुड हाइंस हैव स्टोलन द ड्रग, वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिड नॉट लव हिज वाइफ, or what if the person dying was a stranger, would it make any difference, or should the police arrest the chemist for murder if the woman died। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या देखा कि जो बच्चा प्री कन्वेंशन लेवल है, यानी कि बच्चा बहुत छोटा है, प्री स्कूल ईयर, जो कि 6 साल से छोटा बच्चा, उसने क्या क्या कि पनिशमेंट, ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, उसको क्या पता है, रीइंफोर्समेंट पता है उसको, क्योंकि उसकी ईगोसेंट्रिक वो है, उसको तो ये लगता है कि उसने सही किया। क्यों? क्योंकि उसको ड्रग्स चाहिए थी और उसको ड्रग्स मिल गई। अगर उसका पनिशमेंट मिलती है तो वो गलत है। ये है प्री कन्वेंशन लेवल, जो कि ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा सेल्फ फोकस करता है अपने पे, उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो उसने क्या कहा कि पनिशमेंट, ओबीडियंस, ओरिएंटेशन और इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, उसको जो चाहिए था इंस्ट्रूमेंट उसको मिल गई, ड्रग मिल गई, तो अब से कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो गलत है। फिर आ जो कन्वेंशन लेवल, जो जिसके बारे में हम मेन फोकस करेंगे, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को मानता है, एक उसका पीयर ग्रुप है, उसने क्या कहा है कि नहीं, जो रूल जो है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए थे, और जो है अगर ब्रेक हुए हैं तो वो गलत है। सिस्टम मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, एक सिस्टम जो है उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। देन हालांकि पोस्ट कन्वेंशनल है, इसका हमसे कोई वो नहीं है, लेकिन हमें मेनली फोकस कन्वेंशन लेवल पे करना है। उन्होंने ये देखा कैसे छोटा बच्चा है, उसकी थिंकिंग कैसे हो जाती है, कैसे उसकी मोरल वैल्यूज डेवलप होती हैं, उनके हिसाब से लगता है कि नहीं, उसको चीज़ मिल गई वही ठीक है, जो गलत किया है सही किया, उससे कोई मतलब ही नहीं है छोटे बच्चे को। मिडिल एज वाला कहता है कि क्योंकि नहीं उसके रूल्स हैं, किसी और ने बनाए हैं, तो इसलिए जो है सिस्टम के, जो एक सिस्टम है उसका मेंटेन करना चाहिए। गुड बॉय नाइस गर्ल के औरों के हिसाब से ही वो करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, उसके हिसाब से भी उसने अपनी ओपिनियन कहा कि भी उन बच्चों की थिंकिंग क्या होती है, गुड बॉय अच्छा बन के रहना और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी जो एथिक्स है उनका फोकस करना, हमें उन्हीं को ही मानना है और जो है सोसाइटी का भी ध्यान में रखना है। मोरल्स डिजाइनिंग ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंसर्न फॉर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड फॉर सेटिस्फाइंग पर्सनल नीड्स। ये जो चीज़ है ये प्री स्कूल चिल्ड्रन ने कहा, जो हमने नंबर 1 पे किया प्री कन्वेंशन लेवल पे।
व्हेन चिल्ड्रन एंटर द स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, जो कि कन्वेंशनल लेवल है, उन्होंने क्या किया, दे आर एबल टू टर्न अवे फ्रॉम द ईगोसेंट्रिक, जो शुरू में हमने किया ईगोसेंट्रिक, ग्रोइंग मोर कंसर्न अबाउट अपियरिंग गुड, वहाँ से चेंज होकर क्या हो गई कि वो अच्छा बन के रहना चाहते हैं ग्रुप में, पीयर ग्रुप में। तो ये कहा कि दिस अकॉर्डिंग टू कोलबर दिस शिफ्ट इन फोकस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग। इसके बारे में इन्होंने बताया। फिर क्या है, मोरल जजमेंट्स एंड मोरल बिहेवियर, ये तो सिंपल, इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जो जजमेंट होती है, कई बार जो लोग जिस ढंग से उसको परसीव करते हैं, जो उनकी जजमेंट होती है, जरूरी नहीं कि उनके बिहेवियर में वो चीज़ दिखाई दे, उसके अगेंस्ट भी वो काम कर सकते हैं। मेनली इन्होंने इसके बारे में कहा है कि जजमेंट अलग चीज़ होती है और उनका बिहेवियर जो होता है वो अलग होता है, कि जरूरी नहीं कि हर के रूल्स को ही फॉलो करे। ठीक है, तो वही इसके बारे में सिंपल है। अब आ जाओ इमोशनल डेवलपमेंट पे। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है कि इमोशंस भी स्टेज में होती हैं। इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इमोशनल एक्सप्रेशन चेंज विद द डेवलपमेंट विद द डायमेंशंस ऑफ इमोशंस व्हेन चिल्ड्रन ग्रो टुवर्ड्स मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, तो उनकी इमोशन जो होती हैं वो चेंज होती हैं। अब इसमें क्या है, इन्होंने मेनली क्या कहा है कि इमोशनल पैटर्न क्या होता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमें बच्चा रहता है, वैसे ही उसकी जो होती है कॉग्निशन है, इमोशन है, हेल्थ है, उस पर फ़र्क पड़ता है, वैसे ही उसकी बन जाती है। अगर पेरेंट जो है, जैसे उन्होंने कहा है कि अथॉरिटेरियन चाइल्ड रियरिंग एनकरेजेस द डेवलपमेंट एंग्जाइटी एंड फियर, वाइल परमिसिव एंड डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अफेक्शन। वही है कि अगर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स है तो क्या होता है, बच्चे मतलब कि बहुत बच्चों को पेरेंट जो है डांट के रखते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं, ठीक है ना, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, तो बच्चे में एंग्जाइटी होती है, फियर होता है। और इसके अलग अगर सपोर्टिव एटमॉस्फेयर है तो उनमें क्या होता है, अफेक्शन होती है, बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट है वैसे होती है। और इसके अलावा जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे होते हैं, दे हैव मोर फियर्स एंग्जाइटी देन दोज ऑफ द हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो इसके बारे में फिर एक और चीज़ है, गर्ल्स ऑफन डिजॉल्व इनटू टीयर्स और टेम्पर आउट। लड़कियां क्या होती हैं, रो के अपनी इमोशंस को, फीलिंग को बाहर निकाल लेती है, जबकि बॉयज एक्सप्रेस द एनॉयंस एंड एंग्जाइटी बाय बीइंग सलन एंड मूडी। बॉयज से करते हैं उस चीज़ को कहते हैं एंग्जाइटी में, या इग्नोर करके, या मूडी, उनका थोड़ा टेम्परामेंट उस टाइप से होता है, वो रोते नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब ये। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से कॉमन इमोशनल पैटर्न्स कौन से होते हैं, जिसमें फियर क्या है कि बच्चों को डर, जैसे हमने अभी पढ़ा कि फियर्स आर कंसंट्रेटेड ऑन फैंसीफुल, सुपर नेचुरल और रिमोट। मेनली क्या है कि इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं मूवीज़ देखते हैं, कॉमिक्स देखते हैं, स्टोरीज होती है, टेलीविज़न देखते हैं, उनसे जो वो सीखते हैं, उनको देखकर, और सुपर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनसे वो डरते हैं। तो उसके बारे में इसमें है कि एमंग older चिल्ड्रन fears आर कंसंट्रेटेड ऑन फैंसीफुल सुपर नेचुरल रिमोट डेंजर्स ऑन द डार्क एंड ऑन इमेजिनरी क्रिएचर्स एसोसिएटेड विद डार्क। डरते हैं उसको देखकर, कैसे कि उन स्टोरीज से, मूवीज से, कॉमिक्स से, टेलीविजन से इनको देखते हैं, उसके बाद उनसे डरते हैं। अब वो कहते हैं कि लेकिन ऑल फियर्स टू इमराइट टेंड टू बी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, बट विद ग्रोथ चिल्ड्रन कैन एडजस्ट मोर क्विकली टू सडन। जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को सप्रेस करना सीख जाते हैं, वो अपने ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनका फियर जो होता है दूर हो जाता है। एंड ओवर्ट फियर रेस्पॉन्स आर कर्व्ड बाय सोशल प्रेशर, यानी जो ओवर्ट क्या होता है, जो ऊपर जो डर रहे होते हैं, फिर वो क्या होता है, उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, कर्व दबा लेते हैं उस चीज़ को। एंड द फेशियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस फियर, चिल्ड्रन में ऑल्सो एक्सप्रेस फियर इनडायरेक्टली इन ए जनरल मोटर डिस्चार्ज। में बस वही है कि शाइनेस है, कोई बच्चे शाई नेचर के होते हैं, कोई वो फियर होता है, वो जैसा जैसा वो देखते हैं, टीवी देखते हैं, स्टोरीज, मूवीज, कॉमिक्स पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से उनका हो जाता है। लेकिन जो बड़े होते हैं तो उनको वो सप्रेस करना आ जाता है। क्यों? ड्यू टू फियर ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो गलत है। तो इसके बारे में फिर है एंग्जाइटी क्या है कि ये भी इसी पे डिपेंड करता है उनको कैसा बच्चों का एटमॉस्फेयर मिलता है। अगर बच्चों का सपोर्टिव मिलता है तो एंग्जाइटी लेवल कम होता है, नहीं तो बढ़ता है। हम देखते हैं छोटे बच्चों के एग्जाम के टाइम पे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। तो उसी के बारे में एंग्जाइटी क्या होती है, डेवलप लेटर देन फियर एज इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू इमेजिन समथिंग नॉट प्रेजेंट। इट इज़ ऑफन फाउंड ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स एंड टेंड टू इंक्रीज ड्यूरिंग 4 to 6 ग्रेड। जो बच्चे बड़े होते हैं 4 to 6 ग्रेड बढ़ती है। एंग्जाइटी में भी एक्सप्रेस एज डिप्रेशन, नर्व। कैसे मालूम होता है कि बच्चा नर्वस है? जैसे हम देखते हैं एग्जाम में हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, बच्चों के खाना पीना बंद कर देते हैं, तो डिप्रेशन हो जाता है, नर्वसनेस है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स होते हैं, रेस्टलेस होती है, नींद नहीं आती है उनको, गुस्सा बहुत आता है। तो इन सब से इन बच्चे जो होते हैं एंग्शियस चिल्ड्रन आर अनहैप्पी चिल्ड्रन बिकॉज दे फील इनसिक्योर, यानी
जब बच्चों को, जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि बच्चों को जब सपोर्टिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलती, उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, तो बच्चों में क्या होता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, दे आर मच एंशियस देन नॉर्मल अदर चिल्ड्रन। और जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का लो है, तब भी एंगर भी इसमें होता है। एंगर में क्या आएगा कि उनको गुस्सा बहुत होता है कि गुस्से के भी वो है कि दो तरह के होते हैं। एक तो वो कई कुछ बच्चे इस स्टेज में क्या टेंट्रम दिखाते हैं, नखरे करते हैं। इनहिबिटेड रेस्पॉन्सेस क्या क्या होता है, कुछ बच्चे तो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ बच्चे क्या होता है अपने एंगर को, कुछ बच्चे तो खूब चीज़ें गिर के फोड़ के कूदाफांदी करके निकालते हैं। कुछ बच्चे कैसे करते हैं कि जो है दे एक्सप्रेस देयर एंगर बाय एक्टिंग हर्ट, बीइंग सलन, फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ और थ्रेटनिंग टू गो अवे। कुछ का ये तरीका खुद को तकलीफ पहुंचाकर या एक अपने आप को एक तरफ कर लेते हैं, खुद को वो एनालाइज करते हैं। तो इन सब चीज़ों में कि एंगर भी इसके अंदर जो है, इन्होंने हरलॉक ने कहा है कि ये दो तरह का होता है, इम्पल्सिव एंड इनहिबिटेड। अब क्या है, क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चों में हर चीज़ की वर्ड, वाई, वैन, कैसे होता है, क्यों होता है, ये बहुत छोटे बच्चे में होता है, जिसको हम क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं, जो कि अब आपका 7 to 8 ईयर्स तक आता है ये। उसके बाद द क्वेश्चनिंग एज इज रिप्लेस्ड बाय रीडिंग व्हेन दे ग्रो, इफ दे फील दैट रीडिंग कैन आंसर टू देयर क्वेश्चन। अब क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं, टीवी देखते हैं, नौका में जो भी है, रीडिंग उनकी बढ़ जाती है ना, तो वो देखते हैं कि अब उनके जो यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो उस पर आ जाते हैं कि अब जो पढ़ रहे जो क्वेश्चन है, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय जो है रीडिंग से, उससे रिप्लेस हो जाते हैं। जॉय, प्लेजर एंड डिलाइट। जो जॉय का होता है, उनके प्लेजेंट इमोशन होती हैं जिसमें उनको अच्छा लगता है, हैप्पीनेस मिलती। जॉयफुल एक्सप्रेशन रेंज फ्रॉम ए क्वाइट काम सेल्फ सेटिस्फाइड कंटेंटमेंट टू ए बबलिंग एक्सप्रेशन। यानी कि बच्चे जो हैं जिस चीज़ में बहुत खुश होते हैं, कंटेंट होते हैं, उनकी वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उनको जॉय मिलती है, खुश हो जाते हैं वो। अब उसमें क्या है कि एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दे लर्न टू एक्सप्रेस देयर जॉय इन द सोशली अप्रूव्ड पैटर्न फॉर द ग्रुप विच इन विच दे आर आइडेंटिफाइड। जिस ग्रुप के साथ वो आइडेंटिफाइड होते हैं, जिस पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं, उसमें क्या होता है, अपना उसको सोशली अप्रूव्ड अगर लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि रेटिंग उनको मिलती है, उनको नॉमिनेट करते हैं बाकी बच्चे, वो एक दूसरे के नॉर्म्स को मानते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को मानते हैं, उनको खुद का एक फीलिंग अच्छी आती है, प्लेजर होता है, खुशी मिलती है, जॉय करते हैं। या दे लर्न दैट ग्लोटिंग ओवर ए पर्सन दे हैव डिफीटेड इन। अब वो कहते हैं कि वो जब खुश होते हैं जब वो अपने उस पर करते हैं। अगर वो किसी और को कि पुअर स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, अगर वो किसी को हरा देते हैं या गलत ढंग से हराते हैं तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि इनको लगता है कि जो रूल है, नॉर्म जो है, वो किसी और ने बनाना, क्या दे हैव टू फॉलो ऑल दोज रूल्स। सक्सेस इज द मोस्ट प्लेजेंट सिचुएशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। सक्सेस उनको चाहिए होती है, बच्चों को सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अचीवमेंट कैन बी एकेडमिक, स्पोर्ट्स और अदर। अब वो सक्सेस कैसे मिलती है, एकेडमिकली भी मिल सकती है, स्पोर्ट्स भी मिल सकती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मिल सकती है, कंपटीशन में भी मिल सकती है। यानी कहने का मतलब कि जॉय है, प्लेजर, इससे वो खुश होते हैं। कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड दैट प्ले आर डिलाइटफुल टू चिल्ड्रन। वही हम जैसे भी किया, कंपनी फ्रेंड्स की बहुत अच्छी लगती है इस स्टेज में, क्योंकि वो अपने घर से ज़्यादा अपने दोस्तों में खुश रहते हैं। देयर मे बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रॉम चाइल्ड। अब हर बच्चा एक जैसा तो हो नहीं सकता, हर बच्चा अलग होता है एक दूसरे से। सम चिल्ड्रन में फाइंड जॉय व्हेन दे सी ट्रीज, बर्ड्स एंड इन कंटेम्पलेशन, और सम पेरेंट्स डेलिबरेटली अरेंज सम टाइम फॉर। अगर पेरेंट जो होते हैं बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, उनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं, उनके लिए बाहर उनके जो भी उनके टाइम निकाल के उनको मोटिवेट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा उनको टाइम देते हैं, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं, है ना। और उनका जो रूटीन वर्क होता है, होमवर्क करना, ट्यूशन है, इन सब से अलग हटके भी उनके लिए टाइम निकालते हैं। तो एक उससे भी बच्चों में जो है जॉय की, प्लेजर की, डिलाइट की फीलिंग आती है। ए प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्लेजेंट इमोशन सच एज लव, जॉय एंड हैप्पीनेस एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है, इमोशंस बच्चों के, लव की, जॉय की, हैप्पीनेस की। These emotions lead to feelings of security which help children approach their problems with self confidence. इन सबसे बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो मैक्सिमम करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।